क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर करेक्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझते हैं सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। तो देखो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हो ये टॉपिक, बट आई एम श्योर आप लोग भूल चुके हो क्योंकि आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग रट्टा मारते हो, एग्जाम में लिखते हो, 2 दिन के बाद आप लोग भूल जाते हो। दिस इज अ कॉमन इशू विद ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं 9th का रिवीजन करा रहा हूँ बेसिकली इस वीडियो में। चैप्टर 3 9th में साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आपने पढ़ा है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है। मान लो 2 मेरे पास एटम्स है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का मान लो। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का होता है Cl। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन का जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारे घरों में, जो नमक यूज होता है खाने, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब वो कंपाउंड कैसे बनता है आप लोग 9th में पढ़ चुके। क्या होता है, सोडियम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरीन में घुस जाता है। क्यों घुसता है? ऑक्टेट लॉ याद करो, 9th में पढ़ो। ऑक्टेट लॉ क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट लॉ आप लोग 9th में पढ़े हो। ऑक्टेट लॉ में कहते हैं कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को और क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को आप बैलेंस शेल भी बोल सकते हो, बैलेंस शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में, उनको आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। मैं हल्का सा आपको याद दिला दूं, अगर आप लोग को याद नहीं है तो 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था चैप्टर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा तो शायद आपको याद आ जाए। तो सोडियम और क्लोरीन जैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ये सब आप पढ़ चुके हो। एटॉमिक मास हमेशा केमिकल के ऊपर लिखा जाता है, सिंबल के ऊपर लिखा जाता है, फिर सिंबल लिखा जाता है। सोडियम का सिंबल Na है और नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है आपका, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये याद होगा आपको। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका 0 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, -1, +1 एंड 0। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है या तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन है हर एटम में। क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा और आपको स्ट्रक्चर याद दिला दूं। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के सेंटर में होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ चुके हो। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस करके एक जगह होता है, उधर होता है। प्रोटॉन के साथ वहां पे एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, वो भी न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन चार्ज 0, प्रोटॉन चार्ज +1। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में ऐसे गोल 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 घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपका -1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको बताता है कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चीज बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है, मैं एक बार आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक नंबर हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P,
which is also equal to number of electrons. And एटॉमिक मास क्या हो गया आपका? एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? एटॉमिक मास से बेटर है कि आप एटॉमिक मास नंबर बोलो, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। क्यों सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। आप खुद बताओ ना, आपको मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, मैंने आपसे पूछा फुटबॉल का मास क्या है? आप फुटबॉल का मास अगर 100 ग्राम्स है तो आप सीधा बोल दोगे मुझे कि फुटबॉल का मास 100 ग्राम्स है। क्या आप फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा जो धूल लगा हुआ है, हल्का सा छोटा सा धूल लगा हुआ है, यहाँ पे डस्ट का स्पेक, मिट्टी लगा हुआ है, इस मिट्टी का मास लोगे क्या आप? फुटबॉल का मास नहीं सर, फुटबॉल का मास ना 100 ग्राम है, बट उसमें ना 0.00001 ग्राम मिट्टी लगा हुआ है, तो अभी फुटबॉल का मास 100.00001 ग्राम है। आप ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। आप उस धूल मिट्टी का जो भी मास होता है उसको इग्नोर कर जाओ, आप सिर्फ फुटबॉल का मास बोलोगे, हाँ फुटबॉल 100 ग्राम्स का है। आया समझ में? तो यही चीज हम लोग एटॉमिक मास में भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 हल्का होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं। मैं अगर आपसे एटम का मास पूछता हूं तो आप सीधा मुझे बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना है एटम, इलेक्ट्रॉन का मास आप नहीं बता, ठीक है? तो ये फॉर्मूला जल्दी से आप लोग लिख लो। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं आपसे जल्दी से पूछ लेता हूं कि सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे? चलो मैं करके बताता हूं आपको। पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, हमने अभी देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है सिंबल के, मतलब 11 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है समझ में? न्यूट्रॉन कितने हो गए सोडियम के पास? आप खुद सोचो, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, एटॉमिक मास नंबर इसका 23 है। एटॉमिक मास नंबर सोडियम का 23 है। तो हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लिखा है? एटॉमिक मास नंबर मतलब सोडियम का 23 था इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 11 था, है ना? यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 11 हो गया प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें पता नहीं, न्यूट्रॉन का ही तो नंबर फाइंड करना था, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। आया समझ में? एटॉमिक मास नंबर 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता हमको 23 इज इक्वल टू 11 प्लस n। तो n कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया ना। तो 23 माइनस 11 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस हो जाएगा, ठीक है? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू n। कितना होता है n? 23 माइनस 11 करोगे तो आपका आता है 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए सोडियम के एटम में? 12 न्यूट्रॉन आ गए 12। ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे करके आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं आपको सेम। जल्दी से मेरे को बताओ एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 एंड एटॉमिक मास नंबर है 27। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ। चलो, तो क्या आया? 13 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इमीडिएटली आ गया 13, सीधा एटॉमिक नंबर देखो लिख दो बस। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? फिर से ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ, एटॉमिक मास नंबर है 27, तो 27 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना आया था एल्यूमिनियम में हमारा? 13, है ना? 13 प्लस n, तो n कितना हो जाएगा? 13 यहां से इधर गया तो माइनस 13 हो जाएगा। 27 माइनस 13 इक्वल टू n आएगा। 27 माइनस 13 होता है 14। आपका न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पे ना 14। समझ में आया? तो देखो, ये जो टेबल देख रहे हो ये बेसिकली आपके फर्स्ट 1 to 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस अलोंग विद देयर नेम्स एंड सिंबल्स है।
ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गए नेम के, ये हो गए उनके सिंबल्स, ठीक है, और ये हो गए एटॉमिक मासेस। अब आप देखोगे एटॉमिक मास कहीं कहीं ब्लैंक है, देखो यहाँ 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 ब्लैंक है, ब्लैंक है, देखो इधर पूरा ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। क्या मतलब ये नहीं कि इनके एटॉमिक मासेस नहीं होते, इन ब्लैंक्स के का जो मतलब है कि इनका एटॉमिक मास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है एटॉमिक, बट कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना पड़ता है। टीचर्स एक्सपेक्ट कि आपको इनका एटॉमिक मास याद रहे। तो एटॉमिक मास को याद रखने का एक ही तरीका है, रट्टा मारो। यूजुअली 2 टाइम्स होता है या फिर 2 टाइम्स प्लस 1, इस तरह से होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एटॉमिक नंबर देखो 1, ठीक है, यहाँ पे तो एटॉमिक मास भी 1। जैसे जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का, एटॉमिक मास 7, मतलब 3 × 2 6 + 1 7। सिमिलरली देखो सोडियम 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 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना 11 × 2 22 + 1 23, ठीक है, इंटू 2 + 1 2 + 1 2 + 1, ठीक। इस तरह से आप एक आइडिया रख सकते हो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। हर एलिमेंट के केस में इंटू 2 + 1 नहीं चलता, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के केस में जस्ट इंटू 2 होता है, जैसे मैग्नीशियम देखो 12 × 2 24, ठीक है, जैसे आप कैल्शियम देखो 20 × 2 40। तो आपको रट्टा तो मारना पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिक मास ये जस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने दिए हैं, क्योंकि आपने 9th में मोलर कॉन्सेप्ट किया है, मॉलिक्यूलर मास किया है, तो आपको ये एटॉमिक मासेस अगर याद होंगी तो आप मोलर कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मासेस, ये सब मॉलिक्यूलर मासेस जल्दी निकाल सकते। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप याद ही करो। अगर आप केमिस्ट्री इजी करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपना, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ऑब्वियसली याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे दूंगा इसको याद करने का, बट 1 to 36 आपको याद होना चाहिए, 12th के बाद भी आपको काम आएगा आगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर। तो इस टेबल से मुझे लगता है आपको सारे के सारे एटॉमिक नंबर तो पता चल ही जाएगा, एटॉमिक मासेस भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के पता चल जाएंगे, उनके सिंबल्स भी है। इस टेबल को याद कैसे करोगे, मैं एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं। मैं देखो सिंबल्स को एक के बाद एक बोलूंगा, पहले 1 to 10 बोलूंगा, क ए ली ए ब क न ओ फ ने। अब इसको मैं एक ट्यून में बोलूंगा जो बहुत ही जाना पहचाना ट्यून है, हेली बे बक नो फने। याद आया क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हेली बे बक नो फने। नेक्स्ट, ना मग अल सी प स क्ल अर क का, ना मग अल सिप स क्ल अर क का, ना मग अल सिप स क्ल अर क का। नेक्स्ट, तक टी व कर मन पे को नी कु जन, तक टिव कर मन पे को नी कु जन, तक टिव कर मन पे को नी जन। के बाद गा गे अस से बरकर, गा गे अस से बरकर, गा गे अस से बरकर। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, हेली बे बक नो फने, नामगल से पस क्लर का, तक टिव कर मन पे को नी कूजन, गागे अस्ते बरकर। याद हो जाएगा 1 to 36। इस पार्ट को बार बार रिपीट कर करके सुनो, पक्का याद हो जाएगा। क्लास 3 के बच्चे को रटवा दिया हूँ यार मैं ये चीज, ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखो, इस पार्ट को बार बार सुनो, ट्राई टू रिपीट, क्योंकि गाने म्यूजिक जल्दी हमारा ब्रेन स्टोर करता है, ठीक है। तो ट्राई टू रिपीट इट एंड आपको याद हो जाएगा। और ये अगर एक बार याद हो गया, आपको एटॉमिक मास नंबर पता है, आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो निकाल ही लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हम अभी 1 to 20 पे ही फोकस करेंगे। आपने 9th में पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार जल्दी से मैं उसके 2 लॉज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 to 20 मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ना, इस वीडियो में पूरा 9th का चैप्टर 3 और आधा चैप्टर 4 पूरा कवर हो जा रहा है शॉर्ट में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो,
लॉ 1 बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, शेल मतलब ऑर्बिट, जो मैंने बोला ना न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट में जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n square, where n is number of orbit। ये है पहला लॉ। का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, n क्या हो गया? 1 हो गया फर्स्ट के लिए, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 2n स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? 2 इंटू n की जगह आप 1 रख दो, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड शेल में कितने आएंगे? इनका वैल्यू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। सेकेंड इलेक्ट्रॉन में, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट इनका वैल्यू 3, फिर से 2n स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? खुद कैलकुलेट करके बताओ। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 3। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम से कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। n इज इक्वल टू 4। फोर्थ ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 16, 2 32। ठीक है, इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब इसी के साथ सेकेंड लॉ एक और था जिसको बोलते हैं ऑक्टेट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को मैं ना ई माइनस करके डिनोट कर रहा हूं, बार बार मैं पूरा इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं लिख रहा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is equal to maximum number of electrons in outermost orbit is 8। 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे और एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन का 1, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है, लेकिन फर्स्ट शेल में तो 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 तो नहीं जा सकते फर्स्ट ऑर्बिट में। हमने अभी देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर वाला, ठीक है। तो 2 पहले शेल में घुस गए, एक बचा, तो दूसरे शेल में 2,1। बेरिलियम 2,2, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पहले में गए तो दूसरे में गए। बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, इस तरह से भरता रहेगा। नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8। अब देखो दूसरे ऑर्बिट का हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 8, 2n स्क्वायर, n की जगह 2 ले लो, तो 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, याद करो। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सेकंड ऑर्बिट में आ सकते, ये तो फुल हो गया। अब नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 2, अब क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1 प्लस 8 10 प्लस 1 7। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो 2 गए पहले ऑर्बिट में, 8 गए दूसरे ऑर्बिट में, बचा 1 गया तीसरे ऑर्बिट में, 2 8 1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो क्या हो गया? 2 8 2। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। देखो हर एक में
आप किसी में भी टोटल नंबर ऐड कर लो, एटॉमिक नंबर जितना ही है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 13। हमने यही पढ़ा एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो 8 2 10 और 3 13 13 आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी नंबर आप लिखते हो उनको ऐड कर दोगे तो एटॉमिक नंबर जितना ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे करके ये डिजाइन है। क्लोरीन जैसे 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे देखो 2 + 8 + 7, 2 + 8 10 + 7 17 आ रहा है समझ में? आर्गन 2 8 8 आ गया। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होना चाहिए? 2 8 9 होना चाहिए ना। एंड कैल्शियम 2 8 10 होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, गलत है। दिस इज रॉन्ग। क्यों? 2 8 9 आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ऑक्टेट लॉ का क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ऑक्टेट लॉ वायलेट कर दे रहे हैं हम, तो गलत कर दे रहे हैं हम लोग। तो 289 नहीं होगा, क्या होगा? 288 ही रहेगा। यहाँ पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। यहाँ पे तो 2 + 8 8 और 2 + 8 + 8 कितना हो गया? 2 और 8 10 और 8 18 के पास है 19 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे तो 18 का ही हिसाब आ रहा है, बचा एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऑक्टेट लॉ तो तोड़ नहीं सकता आउटर मोस्ट शेल में 9 करके, तो वो फोर्थ शेल में जंप कर। देखो अभी तक थर्ड शेल आपका भरा नहीं है। थर्ड शेल का कैपेसिटी मैक्सिमम कितना आया था? 18 आया था। 2n² रूल से 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 याद करो, तो 18 आना चाहिए थर्ड शेल में। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ऑक्टेट लॉ का भी ध्यान रखना है। तो 2 8 8 1 एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में जंप कर। अब आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया आपका? फोर्थ शेल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम में 2 8 8 2 अगला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 20 हुए टोटल, 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20। ठीक है, तो कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर 20 ही होता है। ठीक, तो 2 8 8 2 इस तरह से यहाँ पे बस ये दोनों आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पोटेशियम और कैल्शियम। 2 8 9 2 8 10 मत करना, 2 8 8 1 2 8 8 2 होता है। ये चीज आप लिख लो कॉपी में, क्योंकि इसी चीज से हम समझेंगे केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, खासकर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड रहते हैं एक एटम के अंदर। अब इसके आगे की कहानी, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण ही या फिर शेयरिंग के कारण ही सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं दुनिया में। ठीक है, कभी भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। कभी भी किसी भी एटम से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो काफी दूर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स खींच के नहीं रखता जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खींच के रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्योंकि ऑर्बिट में दूर घूम रहे हैं, वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, मस्ती करने जा सकते हैं। ये बाहर मस्ती किए, वापस आ गए, बाहर से अपने दोस्त को बुला लिए, खुद अपने दोस्त के घर में चले गए। इस तरह का माहौल रहता है इलेक्ट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में नहीं रहता ऐसा माहौल। तो दुनिया में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं कारण से होते हैं। तो हम लोग दो टाइप के कंपाउंड्स मेन होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? ये वो कंपाउंड्स है जिनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एटम बहुत रिच होता है, दूसरा एटम बहुत पुअर होता है। पैसे के मामले में नहीं, इलेक्ट्रॉन के मामले में। तो रिच एटम के पास, रिच आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक, पुअर आदमी के पास पैसा नहीं होता। तो रिच आदमी पैसा दान कर देता है पुअर को, चल तू रख ले, तुझे वापस देने की जरूरत नहीं। दान करना यही होता है ना। आप अगर किसी को दे रहे हो और बोल रहे हो हाँ 2 दिन बाद मेरे को वापस कर देना, तो वो दान नहीं है, वो डोनेशन नहीं है। जस्ट डूइंग बिजनेस। आप दे रहे हो, उधार दे रहे हो, वापस ले रहे हो, वो उधार देना हुआ। दान करना, डोनेट करना मतलब क्या? रिच आदमी पैसा दे दिया, ले तू रख ले, तुझे जरूरत है, वापस देने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिच के पास बहुत पैसा है, पुअर के पास पैसे नहीं है। तो उसे जैसे ही पैसे मिले, उसने क्या बोला? थैंक यू सो मच रिच फ्रेंड, मेरे को पैसे मिले, मैं इस पैसे को रख लेता हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि मुझे ये पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा, एटलीस्ट मेरा कुछ तो भला हो जाएगा इस पैसे से। ठीक है, तो रिच ने जब अपना पैसा पूरा दे दिया पुअर को और वापस नहीं मांगा, उस चीज को बोलते हैं डोनेट करना। ये डोनर हो गया रिच,
इसने डोनेट किया, और पुअर जो है वो एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट्स में, केमिकल्स में भी ऐसे होते हैं, कुछ डोनर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते फिरता है, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, ओके ये ले इलेक्ट्रॉन, वापस देने की जरूरत नहीं, रख ले, अच्छा तेरे को भी चाहिए, ये लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे टाइप के। एंड कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं, ये एक्सेप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे भाई तेरे पास है क्या इलेक्ट्रॉन, तेरे पास है, अरे है क्या, दे भाई दे, जल्दी से दे मेरे को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे टाइप के, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं बाहर से। ठीक है, तो ऐसे टाइप के दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक और होता है कोवैलेंट। कोवैलेंट होते हैं हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, ये लोग नहीं बहुत ज्यादा रिच होते हैं, के पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तेरे को चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, ये ले रख ले, ऐसे भी नहीं होता इनका। और ये लोग बहुत पुअर भी नहीं होते, ये लोग ऐसे नहीं है कि दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, इलेक्ट्रॉन है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन है क्या भाई, ऐसे भी नहीं करते। इन लोग बीचों बीच होते हैं। जैसे आप लोग अगर कहीं पे पार्टी करने जाते हो, मान लो कुछ खाने पीने गए, लंच एक साथ दोस्त कर रहे हो, या कुछ नहीं समोसा ही खाने जा रहे हो, आप लोग कॉन्ट्री करते हो सकता है आप में से कोई दोस्त है बहुत रिच, सबको समोसा मैं खिलाएगा, ठीक है वो अलग बात है, बट इन जनरल मिडिल क्लास के बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्री करते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स में भी कॉन्ट्री करते हैं, मतलब एक एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर कर रहा है, शेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें ना ही कोई रिच है ना ही कोई पुअर है, सब मिडिल क्लास है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम दे रहा है, तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड याद है, मैं आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, बॉन्ड्स बनते हैं, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें मैंने बॉन्ड बताया था। तो दो एटम्स के बीच में इस तरह से आपका बॉन्ड बन जाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने कॉन्ट्री किया। ठीक है, ऐसे दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ये आप लोग डिटेल्स में आगे जाके पढ़ोगे। अभी फिलहाल हम लोग कोवैलेंट में तो नहीं घुसेंगे, हम लोग अभी इलेक्ट्रोवैलेंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, एक रिच एक पुअर, एक देता है एक लेता है। चलो, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कॉमन सॉल्ट NaCl। अब NaCl में क्या हो रहा है देखो, क्या सोडियम क्लोराइड नाम है कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, सोडियम का हम लोग क्या देखें, सोडियम रहता है, एक तो न्यूक्लियस रहता है अंदर, न्यूक्लियस, ठीक है मैं ऐसे गोल सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, एंड उसके चारों तरफ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको 281, मतलब पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 1 2 4 5 6 7 8, एंड तीसरे ऑर्बिट में एक, यही रहता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक 281। क्लोरीन का क्या बताया था मैंने, 287। तो क्लोरीन का क्या हो गया, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया बीच में, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, एंड तीसरे ऑर्बिट में 7। 1 2 4 5 7, क्लोरीन का 287 है, और सोडियम का 1 है। ठीक है, दो एटम हो गए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह में जाएगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, सारे एटम यही चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लाइफ सेट है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम को अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसके पास क्या ऑप्शन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे, या तो फिर सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से एक ऑलरेडी है आउटर मोस्ट में, 8 हो जाएंगे, या तो फिर एक अगर दे देगा तो फिर ये पूरा ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा,
ये पूरा ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा। एक अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा। 8 तो है ही उसमें, ऑप्शन है। ठीक है, तो सोडियम के पास ये दोनों ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले। आसान कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन देना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना? आसान कौन सा है? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम वही प्रेफर करता है। सोडियम क्या करता है, ये ऑप्शन भूल जाता है और वो बस एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी किसी भी हालत में देना चाहता है। तो सोडियम क्या हो गया, रिच गाई हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ठीक, सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन का भी वही रोना है, 8 इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, लाइफ सेट है एकदम। ठीक है, तो क्लोरीन को क्या ऑप्शन है, क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी है, के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर ये पूरा शेल ही गायब हो जाएगा और इधर बचेगा जो सेकंड शेल है उसमें तो ऑलरेडी 8 है, ये कर सकता है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 ऑलरेडी है, एक बाहर से ले लिया तो 8 हो गए, इफ सेट। ठीक है, तो आसान कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन देना? आसान ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो ये भी अपना ये ऑप्शन हटा देता है। अब कुछ मिली भगत लग रहा है, थोड़ा सा सेटिंग होता हुआ दिख रहा है। देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, पुअर गाई हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, इसे पैसा चाहिए। क्लोरीन क्या हो गया, भाई इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन है क्या, भाई इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन है क्या, दे देना यार, एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन देना। अरे तेरे पास है क्या सोडियम, देना भाई। तो फिर ये हो गया क्लोरीन। और सोडियम क्या होगा, किसी को चाहिए क्या, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए तेरे को, ओ क्लोरीन तेरे को चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले, खुशी खुशी। ऐसा समझ में? तो क्या हो गया, सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन आके घुस गया क्लोरीन में। आ रहा है समझ में? अब देखो, इलेक्ट्रॉन आ गया, सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। सोडियम के पास क्या हो गया, अब आप खुद सोचो। अब चार्ज के बारे में देखो, सोडियम के पास पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम का हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन का +11 चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन का -11 चार्ज। तो +11 और -11 क्या होता है, 0 होता है। इसलिए कोई भी एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है, 0 चार्ज रहता है। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इलेक्ट्रॉन अब हो गए इसके पास 10, 11 से 1 दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 ही है उसके पास। मैंने बोला प्रोटॉन तो बाहर नहीं जा सकता, उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स खींच के रखता है। तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, तो +11 और -10। अब नेट चार्ज कितना हुआ, +11 -10 कितना होता है, +1 होता है। तो अब सोडियम ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पे चार्ज डेवलप हो गया +1। ये समझ में आया? वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो अगर समझ में नहीं आया। सिमिलरली क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो पहले क्या था, 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले। ठीक है, लेकिन अब क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम। तो अब क्या हो गया क्लोरीन के पास, देखो पहले क्या हो गया, +17 और -17 कितना चार्ज हो गया, +17 एंड -17 कितना होता है, 0 होता है। तो क्लोरीन एटम भी 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अब क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया सोडियम के पास। तो अब कितने हो गए इसके पास, प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, मतलब प्लस चार्ज तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए, -18 इलेक्ट्रॉन्स, -18 चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +17 -18 कितना होता है, +17 -18 -1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन पे आपका कितना चार्ज डेवलप कर गया, +17 -18 करके आपका -1 चार्ज क्लोरीन पे डेवलप। आया क्या समझ में? वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो और समझो इस कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम वैलेंसी पहुंचे। ठीक है, वैलेंसी एक बार आपको समझ में आ गया, फिर केमिकल फॉर्मूला और अगर याद हो गया तो केमिकल फॉर्मूला यूं बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया तो Na पे
+1 का चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया तो क्लोरीन पे -1 का चार्ज आ गया। ये जो चार्ज डेवलप हुआ इसको कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? ये चार्ज एंड ये चार्ज जो डेवलप हुआ, वैलेंसी। वैलेंसी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, वैलेंसी का डेफिनेशन होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो यही डिसाइड करता है कि एटम किस तरह से रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं जल्दी जल्दी दे देता हूं। अब देखो, मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या क्या वैलेंसी बनेगा देखते हैं। मैग्नीशियम 282 होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना एक ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं वही सेम फंडा यूज कर रहा हूं। क्लोरीन का आपको पता ही है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, यही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इजी कौन सा है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बट अब तो इम्बैलेंस हो गया। इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? हवा में घूमेगा क्या? नहीं। देखो, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम को देना है 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को लेना है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे क्लोरीन में। क्या हो जाएगा ये? तो दूसरा एक और क्लोरीन एटम आ जाएगा। अब मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 देना था तो 1 इसको देगा, ये खुश, 1 इसको देगा, ये भी खुश, मैग्नीशियम भी खुश। आ रहा है समझ में? तो अब मैग्नीशियम ने लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कितना चार्ज बन गया? Mg2+ बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से +1 चार्ज बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से +2 चार्ज बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से +3 चार्ज बनता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया लास्ट में, सोडियम का जो कैलकुलेशन किए थे हम लोग, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, +11 -10, मैंने कैलकुलेशन बताया था, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 चार्ज हुआ, और क्लोरीन ने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कितना चार्ज हो गया? -1, और ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास भी क्या चार्ज हो गया? -1। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे करके आप वैलेंसीज निकाल सकते। जल्दी से मेरे को एल्यूमिनियम और क्लोरीन का कैसा होगा वैलेंसी, एल्यूमिनियम का कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, ये वैलेंसी जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अब हम लोग को वैलेंसी अगर पता चले तो हम बहुत आसानी से केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? मैं इसमें दिखाता हूं। मैग्नीशियम और क्लोरीन का जो भी कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बताता हूं। मैग्नीशियम का 2+ आया वैलेंसी, और क्लोरीन का 1- आया वैलेंसी। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप्स दे रहा हूं आपको, उस स्टेप्स को लिख लो, वैसे करके आप कंपाउंड बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप है राइट वैलेंसीज, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया। Mg2+, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन 1-, क्लोरीन, हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लिए थे। टोटल मत लिख देना कि क्लोरीन ने 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लिया, ये है वैलेंसी। तो क्लोरीन 1-। नेक्स्ट क्या है? इग्नोर प्लस माइनस, प्लस और माइनस को इग्नोर कर दो, गायब हो गया प्लस माइनस। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी, 2 को यहां पे ले आओ और 1 को यहां पे ले आओ। क्या बन गया हमारा? Mg1 Cl2 बना। 2 को मैं Cl के नीचे ले गया, 1 को मैं Mg के नीचे ले गया, Mg1 Cl2। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इग्नोर 1। अगर 1 कहीं पे भी दिख रहा है उसको अलग से कुछ नहीं लिखते, 1 को बस ठीक है ओके हटाओ, 1 को कुछ नहीं लिखते तो मिटा दो। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। ठीक है, एक और एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड देखते जो इससे पहले जो डायग्राम किए। सोडियम का कितना था? सोडियम का था +1, क्योंकि 281 था, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था सोडियम ने, जाके देखो वीडियो रिवाइंड करके। और क्लोरीन का था -1। फिर से प्लस माइनस इग्नोर, तो इग्नोर। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया, तो मेरा हो गया Na1Cl1। नेक्स्ट स्टेप, इग्नोर 1 को हम लोग अलग से नहीं लिखते, तो इसमें तो दोनों ही 1 है, हट गया। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने अगर होमवर्क किया,
जो दिया था मैंने, वीडियो पॉज करके करने बोला था, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का क्या कंपाउंड बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको क्लियर रहोगे ऑनेस्टली, अभी भी चांस है, वीडियो ऑफ करके देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन का क्या कंपाउंड बनेगा, वीडियो पॉज करके देखो और फिर आंसर मैच करो। तो एल्यूमिनियम का आपका वैलेंसी आएगा 3 प्लस, क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्यूमिनियम स्टेबल होता है। और क्लोरीन का तो आपको पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो Cl का आपका वैलेंसी आएगा -1। उसके बाद क्या करोगे आप, इग्नोर प्लस माइनस, माइनस हटाए प्लस हटाए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, तो आपका बन गया Al1 एंड Cl3। उसके बाद इग्नोर 1, तो आपने इस हटा दिया, इग्नोर कर दिया 1, तो आपका बन गया AlCl3। आया समझ में एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब पांचवा, ये कैंसल रेशियो वाला क्या है, ये वाला भी एक बार मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैग्नीशियम का हमने अभी देखा 282 होता है, तो मैग्नीशियम हो गया Mg2 प्लस, ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6 आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में, और 2 मिलेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन लेगा कितना चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का 2 माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन देने से प्लस चार्ज होता है, मैंने ये बताया, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो O2 माइनस होगा, स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और 2 लेगा तो 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन का चार्ज हो गया O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन पुअर गाई हो गया, इलेक्ट्रॉन मांग रहे थे उधर, ठीक है। अब फिर से हम लोग वही करेंगे, इग्नोर प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस हटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इधर गया और 2 इधर गया, तो Mg2 O2 हो गया। अब इसमें इग्नोर 1 तो है ही नहीं, तो क्या इग्नोर करें। फिफ्थ स्टेप, कैंसिल रेशियोज। अब 2 और 2 देखो सेम नंबर है तो कट जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 रहने से क्या करते हो, काट देते हो, तो ये भी 2 कटा, ये भी 2 कटा, 1 1 आ गया, और 1 को तो इग्नोर ही करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Mg मैग्नीशियम साइक्लाइड। आया क्या समझ में। जल्दी से मेरे को यही सारा फंडा यूज करके मैं कुछ आपको सिंपल कंपाउंड्स दे रहा हूँ, उनका एटॉमिक नंबर आपके पास लिखा हुआ होगा अभी तक, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके एटॉमिक नंबर नोट डाउन कर लो, उनके फॉर्मूला फाइंड करने का मैं सिंपल कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ। सोडियम सल्फाइड, सोडियम और सल्फर, सोडियम का 281 और सल्फर का 286, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का 283 और ऑक्सीजन का 2,6, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 2882 और क्लोरीन का 287। जल्दी से वैलेंसी निकालो, प्लस माइनस इग्नोर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बताओ वीडियो पॉज करके। मैं आंसर्स लिख रहा हूं, बट प्लीज इसको फॉर्मूला को थोड़ा देखो, कैलकुलेट करो, अगर नहीं आ रहा तो कोई वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा आपको। मैं आंसर्स लिख दे रहा हूं ताकि आप चेक कर सको। ये है आंसर्स, आप जल्दी से तो ऑनेस्टली करो एंड चेक करो, सिर्फ वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं होगा, उससे अच्छा आप जाके रील्स शॉर्ट्स देख लो, ठीक है। बट अगर वीडियो देख रहे हो तो सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी एटम पॉजिटिव आयन बना रहा है उसे कहते हैं कैटायन। जो भी Na+, Mg2+, Al3+, सारे के सारे कैटायंस, मोस्टली मेटल्स बनाते हैं कैटायंस। मेटल्स रिच होते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस पॉजिटिव आयन बन के बैठ जाते हैं स्टेबल होके, ठीक है। जो भी नेगेटिव आयंस हमने देखा बन रहे हैं, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया O2-, Cl-, फ्लोरीन हो गया, और बहुत सारे नेगेटिव आयंस जो भी होते हैं उनको बोलते हैं एनायंस। नॉन मेटल्स ज्यादातर एनायंस बना। हाइड्रोजन एक कंफ्यूज्ड आत्मा है जो दोनों बनाता है, H+ भी होता है, H- भी होता है। हाइड्रोजन बहुत ही कंफ्यूज्ड आत्मा है, वो एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और स्टेबल होने के लिए उसे या तो 2 की जरूरत होती है या तो 0 की जरूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होते हैं। फर्स्ट शेल में ऑक्टेट लॉ नहीं लगता, डुप्लेट लॉ लगता है। फर्स्ट शेल में 8 तो कैपेसिटी नहीं होता, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से भर दोगे तुम, आ रहा समझ में। तो फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो भी ये स्टेबल। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं देके अपना शेल ही गायब कर देता है
तो भी ये स्टेबल, अगर शेल गायब तो भी ये स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना भी इसके लिए इजी है, एक इलेक्ट्रॉन देना भी इसके लिए इजी है, इसलिए H+ और H- दोनों आयंस बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद कैसे रखोगे, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। देखो एनायन में 2 N है, तो एनायंस आर नेगेटिव, हमेशा याद रखो। एनायंस नेगेटिव है तो दूसरा कैटायन होता है, कैटायन पॉजिटिव ही होगा। आ रहा है समझ में? अब इस वीडियो में अगर यहां तक पहुंच ही गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा पेशेंस दिखाया आपने। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब वाकई में आप पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हो। तो क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में ये टेबल भी आपने देखा। अगर नहीं देखे हो तो बुक खोल के देखो, आपको मिल जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। ये आपको पूरा वैलेंसी देता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अगर ये आपको याद हो गया तो आपको सारे केमिकल फॉर्मूला आप सही सही बना लोगे, और अगर केमिकल फॉर्मूला सही बना लोगे तो बैलेंसिंग भी सही बना लोगे। इसलिए मैं बैलेंसिंग से पहले केमिकल फॉर्मूला सही कैसे फाइंड करें उसके लिए इतना लंबा 9th का कहानी पूरा रिवाइज करके दिया हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट ये आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। मैं ब्रीफली इस टेबल का थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ। देखो यहाँ पे सारे के सारे कैटायंस है। कैटायंस मैंने क्या कहा, कैटायंस मतलब दो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे देखो एनायंस मिलेंगे। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन बहुत कंफ्यूज आत्मा है। हाइड्रोजन देखो प्लस भी बना रहा है, माइनस भी बना रहा है। क्या आपको माइनस दिख रहा है? होपफुली यहाँ पे एक माइनस, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा पूरा जूम करके। यहाँ पे शायद आपको उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो ये सारे कैटायंस हो गए, ये सारे एनायंस हो गए, यहाँ पे भी एनायंस हो गए, सिवाय कुछ के, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन H+, ये कैटायन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट NH4+, एक कैटायन दे दिया है, ऊपर एकदम ऊपर दिया ये, और ये कैटायंस है। अदरवाइज सारे के सारे देखो एनायंस है। ठीक है, ये टेबल आपको मिल जाएगा 9th में। एंड एक और चीज देखो, यहाँ पे सारे के सारे सबका वैलेंसी क्या, Na+, K+, Ag+, Cu+, यहाँ पे सबका वैलेंसी +1 है। यहाँ पे सबका वैलेंसी देखो Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, Cu2+। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, Cu2+ को कॉपर 2 भी लिख सकते हैं, आयरन Fe2+ को आयरन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब +2 वैलेंसी, +2 चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबके सब +3 वैलेंसी की Al3+, Fe3+, देख रहे हो Fe का 2+ भी है, 3+ भी है। सिमिलरली कॉपर का +1 भी है, +2 भी है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके दो दो ऐसे वैलेंसीज आते हैं किसी मेटल में, तो जो कम वैलेंसी वाला होता है उसको OUS से डिनोट करते हैं। कम वैलेंसी वाला OUS लिख लो आप लोग, लेस वैलेंसी OUS से एंडिंग होता है, मोर वैलेंसी IC से एंडिंग होता है। तो आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे Cu+1 लेस वैलेंसी है, दूसरा वाला +2 ज्यादा है ना, तो इसको बोलोगे आप Q+, और इसको क्या बोलोगे, Q-ब्रिक, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैलेंसी Q+ और Q-ब्रिक। सिमिलरली इसको क्या बोलोगे, फेरस, फेरस, और इसको क्या बोलोगे, फेरिक। तो फेरस और फेरिक अलग अलग है। फेरस मतलब कम वैलेंसी, फेरिक मतलब ज्यादा वैलेंसी। Q+ मतलब कम वैलेंसी, Q-ब्रिक मतलब ज्यादा वैलेंसी। कितना वो नहीं पता, वो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा। Q+ मतलब +1, फेरस मतलब +2, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, बट कम वैलेंसी और ज्यादा वैलेंसी आप याद रख सकते। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में देखो सारे के सारे यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, सबके सब माइनस दिख रहे हैं मेरे को, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ हो गया आपका -1 वैलेंसी वाले दिए, यहाँ पे आपको -2 वैलेंसी वाले दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको -3 वैलेंसी वाले दिए। ठीक है, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ तक तो सब प्योर एलिमेंट्स थे, एक ही एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन गया नहीं गया, जो आया, प्लस हुआ माइनस हुआ, सारे के सारे मोनो एटॉमिक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। एक ही एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन गया या इलेक्ट्रॉन आया, प्लस चार्ज डेवलप हुआ या माइनस चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ पे जो देख रहे हो, देखो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सेम आयन में। हाइड्रोक्साइड में देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, मल्टीपल एटम्स है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, इनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयंस। कई सारे आयंस हैं इसमें, कई सारे एलिमेंट्स हैं। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे भी देखो कार्बन ऑक्सीजन,
सल्फर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। तो मल्टीपल एलिमेंट्स होने से उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। इनके जो चार्जेस है ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इनका रीजन आपको 11th में जाके मिलेगा, क्लास 11 में केमिस्ट्री लोगे तो। बट अभी फिलहाल आपको पॉलीएटॉमिक आयंस का किसका कितना चार्ज होता है ये आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये वाला जो थर्ड कॉलम है रट्टा मार लो, ठीक है। ये हो गया आपका -1 वाला, ये हो गया आपका -2 वाला, एंड ये हो गया आपका -3 चार्ज वाला, ठीक है। एक और छोटा सा चीज इसमें बता दूं, इसके नाम कैसे हो, ठीक है। देखो मेटल्स का तो सिंपल है, जो मेटल का नाम है वही आयन का भी नाम है, सोडियम सोडियम आयन, पोटेशियम पोटेशियम आयन K+, ठीक है। तो मेटल्स का तो आसान है, मेटल्स का कोई टेंशन नहीं है। मुश्किल होता है जहां नॉन मेटल्स आते हैं और पॉलीएटॉमिक आते हैं, ठीक। तो नॉन मेटल्स में देखो जो मोनोएटॉमिक है, जैसे हाइड्रोजन H-, क्लोराइड क्लोरीन Cl-, देखो इसमें IDE एंडिंग आता है, ID हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, IDE एंडिंग हो रहा है, IDE। IDE मतलब आप समझ लो कि उसमें मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम से जो बनता है, मोनो मतलब 1, पॉलीएटॉमिक का उल्टा, पॉलीएटॉमिक 2 या 2 से ज्यादा एटम से बनते हुए आयंस, मोनोएटॉमिक एक ही एटम से बनता है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक में देखो हाइड्राइड, IDE एंडिंग, सिर्फ एक हाइड्रोजन, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्राइड बना। क्लोराइड, क्लोरीन एटम एक ही एटम, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- बन गया, क्लोराइड। ब्रोमाइड, IDE एंडिंग। ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन एक ही एटम, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, O2- बना लिया, ऑक्साइड। सल्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लिया, N3- बना दिया, नाइट्रोजन का 2,5 होता है, तो 5 है, उसको करना है 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 5 है, 8 चाहिए उसको, तो 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन लेता है, N3- बनाता है, और उसको बोलते हैं हम नाइट्राइड, ठीक है। ये हो गया मोनोएटॉमिक नॉन मेटल के जो आयंस बनते। अब पॉलीएटॉमिक में 2 चीज होते हैं, आइट, देखो अभी IDE पढ़े थे, अभी ITE है, यहाँ पे हम लोग IDE के बारे में पढ़े, यहाँ पे ITE के बारे में बता। सल्फाइट, एक और होता है नाइट्राइट, यहाँ पे नहीं है लेकिन नाइट्राइट, ITE मतलब लेस ऑक्सीजन, कितना पता नहीं, बस लेस ऑक्सीजन। ATE मतलब मोर, खुद देख लो यहाँ। सल्फाइट, ITE, SO3 2-, 3 ऑक्सीजन है। सल्फेट, ATE, मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, SO4 2-, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, सल्फाइट, SO4 2-, 4 ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ सफिक्सेस थे जो इस टेबल में मैंने पॉइंट आउट किया है, बाकी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, खासकर पॉलीएटॉमिक आयंस, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH-, ये चार्जेस आपको याद रखने पड़ेंगे, किसका +1 है, किसका +2 है, किसका -1 है, -2 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लिखो 5 बार, आराम से याद हो जाएगा, ध्यान से याद करो इसको, ये याद हो गया तो सारे केमिकल फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। ये आप 9th में ही आपको मिल चुका है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रहे। इस वीडियो को बार बार देखो और नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, पूरा जेस्ट मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया। कार्बोनेट CO3 2-, देखो यहाँ पे वही -2 वाले सारे, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट यहाँ पे -3 वाले, देखो PO4 3-, ये -3 वाले, ये -2 वाले, और ये -1 वाले, ठीक है। तो ये टेबल को आप अच्छे से लिख लो, मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ जूम करके, आई थिंक उसमें ये जो प्लस और माइनस जो यहाँ पे थोड़ा ब्लरी हो गया, शायद वो अच्छा हो जाए। ये देखो ये PDF है, इसमें क्लियर दिख रहा है किसमें प्लस है, किसमें +2 है, किसमें माइनस है। इस टेबल का अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ जो भी करना है कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, कैसे भी। इसी टेबल से आपके सही फॉर्मूले आएंगे, और सही फॉर्मूले से आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस सबके सब सही होंगे, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को यूज कैसे करना है वो चीज देखते हैं पहले, ठीक है। इस टेबल को होपफुली आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लो क्योंकि काम आएगा अभी। इस टेबल से हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। चलो मैं रैंडम कुछ केमिकल्स आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो सोडियम
कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, इस टेबल से देखना है हमको, ठीक है। तो सोडियम का आयन, पहले तो आपको अगर याद होगा ये टेबल, ऑब्वियसली एग्जाम में तो आपको मिलेगा नहीं, तो सोडियम का होता है Na प्लस, एंड दूसरा है कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, ठीक है। तो लिखो Na प्लस 1 और कार्बोनेट CO3 2 माइनस। सबसे पहला स्टेप क्या था, सॉरी दूसरा स्टेप क्या था, इग्नोर प्लस एंड माइनस। तो सबसे पहले तो मैं माइनस मिटा दिया, प्लस मिटा दिया, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो ये 1 है ये इधर चला जाएगा और जो 2 है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 1। अगला स्टेप क्या था, 1 को इग्नोर कर देना है, तो 1 को मैं इग्नोर कर देता हूं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आ गया, Na2CO3, ठीक है। अब एक और केमिकल देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम का देखो कितना होता है, Mg2 प्लस, ये आ गया आपका Mg2 प्लस, आयंस लिख लेंगे पहले हम लोग। सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस यहां पे लिख लो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इग्नोर प्लस माइनस, फिर से करते हैं इग्नोर प्लस माइनस। उसके बाद था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इधर चला जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो Mg2SO4। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी आप पॉली एटॉमिक आयंस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई नंबर को ला रहे हो, तो ऐसे SO4 और उसके नीचे 2 ऐसे मत लिख देना। उसको कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिख के आप SO4 के बाहर एक ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है, ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद 2 लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 1 को इग्नोर करो, 1 तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद वाला स्टेप क्या था, सेम रेशियोज को कैंसिल करो, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 को हटा दिया मैं, यहाँ से भी 2 को हटा दिया, मेरे पास बचा MgSO4। अब ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो हट गया है, कैंसिल आउट हो गया है, तो फिर मैं ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। तो मेरा मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया MgSO4। समझ में आया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का आप देख लो Al3 प्लस, ठीक है, तो Al3 प्लस, और हाइड्रोक्साइड का आप देखोगे तो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस या OH माइनस 1, ठीक है, तो OH माइनस 1। क्या करूंगा उसके बाद, वैलेंसीज लिखने के बाद मैं प्लस माइनस इग्नोर कर दूंगा, तो ये मेरा माइनस चला गया, ये मेरा प्लस चला गया। उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इधर और 1 इधर, तो Al1 और OH, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा पहले, और उसके बाद मैं जो वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको लाऊंगा। Al1 OH थ्राइस, इसको OH3 मत बोलना, OH थ्राइस। OH थ्राइस मतलब क्या हो गया, एक एल्यूमिनियम है और OH 3 बार है, OH थ्राइस, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको आप अगर AlOH3 कर दोगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, तो आप क्या मीन कर रहे हो, आप ये मीन कर रहे हो कि एक एल्यूमिनियम है, उसके साथ एक ऑक्सीजन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ऐसे कभी होता है क्या, ऑक्सीजन ऐसे 4 वैलेंसी थोड़ी दिखा सकता है, 4 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट लगाने से आप मीन करते हो कि OH, ये जो ग्रुप है, ये जो पॉलीएटॉमिक आयन का जो ग्रुप है, एटम्स का ग्रुप है, ये 3 बार है, AlOH थ्राइस। इसको 3 नहीं बोलते, थ्राइस बोलते। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे तो थ्राइस, या फिर अगर 2 है तो ट्वाइस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो AlOH थ्राइस। इसके बाद इसमें से आप Al1 को इग्नोर कर दो, तो आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया AlOH थ्राइस। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक क्लोराइड, ये केमिकल हमारे चैप्टर में भी आएगा आगे, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जिंक का होता है Zn2 प्लस, आप तो टेबल लिख के रखे हो कॉपी में, उसमें देख लो। और क्लोरीन का होता है 1 माइनस। फिर से मैं प्लस माइनस इग्नोर कर देता हूँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इधर आया, 1 इधर आया, तो Zn1 Cl2, और 1 को मैं इग्नोर कर दूंगा, 1 को इग्नोर कर दिया जाता तो ZnCl2। आ रहा है समझ में डिफरेंस, क्यों मैंने ये टेबल बताया। देखो, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2,
मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। तो समझ में आ रहा है? आप सिर्फ इंग्लिश में जो नाम दिया हुआ है वो पढ़ के आप ये नहीं समझ सकते उसमें क्लोरीन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या क्या होगा। वो आप सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेंसी का नॉलेज है तो ही आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इंग्लिश में नाम तो सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर आप सबका फॉर्मूला सेम लिख दोगे, अच्छा जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl होगा, तो फिर ये आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और आप बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वैलेंसी का नॉलेज, तभी आपको पता चलता है कहाँ पे 1 आएगा, कहाँ 2 आएगा, कहाँ 3 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट। देखिए जरा अमोनियम फॉस्फेट क्या होगा। अमोनियम का होता है NH4+1। अगर आपको याद हो गया होगा अभी तक टेबल को, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके टेबल को लिखो 5 बार, अपने आप पूरा याद हो जाएगा। आप अगर याद करके ये कैलकुलेशंस कर रहे हो वीडियो को पॉज कर करके, तभी फायदा है, सिर्फ देखने से कुछ याद नहीं रहेगा। NH4+1 एंड फॉस्फेट का होता है, ये देखो यहाँ पे फॉस्फेट है PO4 3-, तो PO4 3-। इसके बाद क्या करूंगा मैं, ऑब्वियसली प्लस माइनस इग्नोर करूंगा और उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो NH4, देखो अब ये भी पॉलीएटॉमिक है और ये भी पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों जगह ब्रैकेट लगेगा, NH4 ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, उसके बाद मैं 3 लिखूंगा और यहाँ पे PO4, हालांकि मुझे ब्रैकेट लगाना तो चाहिए लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, जो 1 को मैं ऑलरेडी इग्नोर कर दूंगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे अलग से ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को ऑलरेडी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 थ्राइस, इसको NH4 3 मत पढ़ना, NH4 थ्राइस PO4। आ रहा है समझ में? अब मैं कुछ रैंडम केमिकल्स बना के दे रहा हूँ इसी टेबल में से, आपको वैलेंसीज को प्लस माइनस इग्नोर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 को इग्नोर करके, ब्रैकेट लगा के, ट्वाइस होगा या 2 होगा, सब कुछ देख के फाइनल आंसर देना है। मैं केमिकल लिखूंगा, फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद मैं लास्ट में आंसर भी बताऊंगा, आप चेक करो अपना जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ये कुछ केमिकल्स है, 8 केमिकल्स का मैंने बस नाम दिया है, आपको नाम से और वो टेबल को रेफर करके आपको इनका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखना है। वीडियो को पॉज करो, प्रॉपरली उसको याद करो, उसको देख के मत करो, याद करो उस टेबल को, बहुत जरूरी है, आपको बोर्ड एग्जाम में वो टेबल सामने नहीं मिलेगा, और इसके फॉर्मूले लिखो। मैं अभी इसके आंसर लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो इधर। तो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ दीज पर्टिकुलर केमिकल्स। 8 केमिकल्स दिए थे मैंने आपको, अब देखो 8 में से आपके कितने सही हुए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ब्रैकेट लगेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO 2 कट जाएगा, Al2CO3 थ्राइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला मैंने आपको बताया था टेबल में, दिस हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज CaHCO3 ट्वाइस, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक मतलब Cu2+, Q+ था क्यूप्रस, यहाँ पे क्यूप्रिक लिख रहा हूँ मैं, तो Cu2+ और नाइट्रेट का NO3-1 होता है, तो ये CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा, एंड पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4। कमेंट में बताओ आपके कितने सही हुए 8 में से, और कुछ भी अगर डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं आया, ये कैसे आया, वो भी पूछ सकते हो आप। इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया क्योंकि मैंने पूरा क्लास 9 का जिस्ट लेके आपको बताया है, ये आपको याद करना ही करना है, टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए ये टेबल अगर कॉन्फिडेंस है तो मस्त हो जाएगा केमिस्ट्री आपके आगे के लिए 11th 12th में। ठीक है, तो I'll sign off, I'll see you in the next video, until then bye bye, चलो।